अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डायरेक्ट 9 और मैं हूं मुअज़्ज़म। जवेरिया ज़ैद की गैर मौजूदगी में आज होस्टिंग के फ़राइज़ मुझे सौंपे गए हैं। आज के शो में हम 3 बड़े और अहम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत और PTI के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की, जिसका दौर आज हुआ है। दूसरा ये दौर था और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन मुज़ाकरात के क्या मुमकिना नताइज निकल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता मुजरिमान को मिलने वाले रिलीफ की। 67 मुजरिमान ने रहम की अपील दायर की थी, जिनमें से 19 पर रहम कर भी दिया गया है। ये कुछ लचक दिखाई गई है या मामला कुछ और है, इस पर भी अपने पैनलिस्ट की राय जानेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे हुकूमत के न्यू ईयर रेजोल्यूशन की, जो उड़ान पाकिस्तान कौमी इक़्तिसादी प्लान की सूरत में सामने आई है। इस सारी गैर मुतवक्के सूरत हाल में ये मनसूबा कैसे कामयाब होगा, इसका जवाब भी जानेंगे। तो पहले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन यानी PTI और हुकूमत में होने वाले मुज़ाकरात। पहले लड़ाई झगड़े हुए, उसके बाद बिल आखिर हमारे साहिबान इक़्तिदार जो हैं उन्होंने बातचीत की रुख इख्तियार किया। दोनों तरफ से मुज़ाकराती कमेटीज़ बनाई गई, जिनकी पहली मीटिंग 23 दिसंबर को हुई और जिसके बाद PTI की तरफ से ज़बानी मुतालबात रखे गए। और फिर ये कहा गया हुकूमत की जानिब से कि PTI ज़बानी की बजाय तहरीरी मुतालबात रखे। और मुतालबा क्या था कि एक बानी PTI और कारकुनान को रिहा किया जाए और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आज ये दूसरा दौर हुआ है और मामला वहीं का वहीं खड़ा है। आज भी PTI ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं किया और ऑलमोस्ट वही आज मुतालबात दोहराए गए हैं कि बानी PTI को रिहा किया जाए और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PTI के इन मुतालबात को देखते हुए इन मुज़ाकरात की कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, इस पर राय लेंगे अपने पैनलिस्ट की। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आदिल साहब, सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट हैं। साथ मौजूद हैं इसार राना साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, और हामिदुल मशरिकी साहब, सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। आदिल, आपकी तरफ मैं पहले आऊँगा। आज क्या हुआ है? ये तवक्को की जा रही थी कि कुछ पेशरफ्त होगी, मुज़ाकराती कमेटीज़ का आज इजलास हुआ है, लेकिन PTI जो ये पहले कह रही थी कि 30 जनवरी तक मामला तय हो जाने चाहिए, आज क्यों वो अनप्रिपेयर्ड दिखाई दिए हैं, चार्टर ऑफ डिमांड भी नहीं लाए? क्या वजह हो सकती है? देखिए, तहरीक इंसाफ लगता है ऐसा है कि जैसे वक्त गेन करना चाह रही है। चूँकि जनवरी शुरू हो चुका है, उनकी नज़रें किसी और तरफ भी हैं और उनकी तवक्कुआत भी हैं कि शायद कोई ऐसा इस मुज़ाकरात के दौरान कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड हो जाए जिससे इनको फ़ायदा हो सके। तो इसीलिए आज उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड अपना पेश नहीं किया। नेक्स्ट उसमें इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो सामने आएगा और यकीनी तौर पर हुकूमत भी फौरी तौर पर उसका जो है वो जवाब नहीं दे पाएगी, वो भी थोड़ा टाइम लेगी, वो भी मशावरत करेगी। उसके बाद कोई सूरत हाल निकलेगी कि बातचीत किस सिमत में बढ़ेगी। जो इसमें जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक जेस्चर था, यानी कि जो बेसिक उनके इससे पहले के मुतालबात थे, एक तो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो उन्होंने बैक ऑफ किया। दूसरा जो 8 फरवरी का जो मैंडेट के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उससे पीछे हटे। अब सिर्फ 2 मुतालबात पे वो रह गए हैं, एक जुडिशल कमीशन रह गया और एक कारकुनों की सज़ाओं के हवाले से है। तो अब जैसे जैसे अब जो तहरीरी इनका चार्टर ऑफ डिमांड आएगा तो उससे पता चलेगा कि पीपल जो तहरीक इंसाफ वो कितनी जो है वो सिंसियर है चीज़ों को आगे लेके चलने में, या वो किसी ऐसी जो है वो प्रेशर का वेट कर रही है जिससे सूरत हाल उनकी हक में चली जाए। हुकूमत के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हुकूमत उनकी जुडिशल कमीशन की तजवीज़ पर गौर भी कर सकती है, कोई रास्ता निकाल भी सकती है। जिन जजेस की डिमांड तहरीक इंसाफ की तरफ से आई थी, वो तो तहरीक इंसाफ ने खुद ही जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब, अगर वो सीनियर तरीन जजों की बात कर रही है, उनको ऑलरेडी उसने अपनी इस डिमांड से मतनाज़ा बना दिया। लेकिन अब देखते हैं कि किस हद तक चीज़ें जो है वो जब टेबल पे बैठते हैं, 2 सियासी जमातें, बातचीत होती है, गिले शिकवे होते हैं, फिर उनके अजाले के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है। हुकूमत किस हद तक जो है वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे सकती है, किस हद तक जो उनकी एक डिमांड है कि जो पॉलिटिकल क़यादत है उसके ऊपर मज़ीद मुकदमात ना बनाए। ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो मुज़ाकरात की जो सिंसियरिटी है वो उसमें जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रस्ट लेवल है जो दोनों तरफ होना चाहिए। हुकूमत को जो है वो तहरीक इंसाफ को, और तहरीक इंसाफ को जो है वो एक बुनियादी इशू है। आदिल, यही इशू लेकर मैं जाऊंगा हामिद साहब के पास कि कहीं ट्रस्ट इश्यूज तो नहीं है अभी भी PTI को, और वो रिलेक्टेंट हैं चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर देने को,
क्यों वो आज ये देखिए पेशरफ नहीं कर सके? दो बातें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि अभी भी पीटीआई ये बात पे कन्विंस है कि फैसला साजी का इख्तियार जो है वो शायद हुकूमत के पास नहीं है, अच्छा। ना ही हुकूमत डायरेक्टली उनको कुछ दे सकती है। हुकूमत के लिए लाजमी है कि वो इस तासुर को ज़ाहिर करें कि हुकूमत उनकी कोई डिमांड अगर कबूल करने की या मानने की पोजीशन में है भी या नहीं। देखिए बात ये है कि आज भी सलमान अकरम राजा भी मिले हैं, एक और भी मिले हैं जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान इमरान खान साहब से भी मिले हैं। तो एक जो तासुर आया है वो ये है कि इन राइटिंग में अगर डिमांड्स देते हैं और फिर उसके बाद भी वो कबूल नहीं होती हैं तो शायद पीटीआई को पब्लिक पॉपुलैरिटी के हवाले से उसको दचका लगे, जबकि दूसरे एंड पे वो ये समझते हैं कि यहाँ कबूलियत की बात है कि इनकी जो डिमांड्स हैं उनके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। अब हुकूमत के पास भी कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि ना तो वो खान साहब की रिहाई के बारे में कोई इमीडिएट फैसला कर सकते हैं और ना ही जुडिशल कमीशन की कोई राह हमवार होती नजर आती है। हाँ, ये आदिल साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि सबसे अहम बात यह है कि शायद जो एक प्रेशर बिल्ट हुआ है अमेरिका के हवाले से या दूसरे हवालों से, उसके ऊपर शायद दोनों तरफ से वेट एंड सी की बात हो रही है, लेकिन मैं ही समझता हूं कि दोनों ही गलत कर रहे हैं अगर उसके ऊपर वेट एंड सी कर रहे हैं। पाकिस्तान के मामला तो पाकिस्तान के ही लोगों को, सियासतदानों को और मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट सबको मिल बैठ के हल करने होंगे। पाकिस्तान के लिए सबसे अहम बात यह है कि ये मुज़ाकरात के अंदर नेक नीति नजर आनी चाहिए। अगर दोनों में से किसी भी जो पार्टी है अगर उसकी नेक नीति नहीं है तो फिर मुज़ाकरात कभी भी कामयाब नहीं है। मुज़ाकरात खुले ज़हन, एक दूसरे को कबूल करने, नेक नीति के साथ एक दूसरे को रास्ता दिए बगैर कामयाब नहीं होंगे। आदिल, मुसलसल जब से कुछ ट्वीट्स भी सामने आए तो ये बात हो रही है अमेरिका में, चूंकि रजीम वहाँ पर चेंज होने वाली है, नई गवर्नमेंट बनने वाली है, तो इतना असरअंदाज हो सकता है अमेरिका कि हम अपने मामलात को वहाँ पर स्टैंड स्टिल पे कर दें और जैसे ही एक नई रजीम आती है, नई गवर्नमेंट आती है, तो फिर हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर कोई फैसले करेंगे? देखिए, इस तरह के प्रेशर बनते रहते हैं। माजी में भी इस तरह बहुत सारे दफ़ा जुल्फ़िकार भुट्टो की दफ़ा जो है वो एक प्रेशर बना था कि उनको फांसी ना दी जाए, लेकिन उसके बावजूद उनको फांसी दे दी गई। नवाज शरीफ की दफ़ा प्रेशर बिल्ट हुआ था तो उनको मुल्क से बाहर भेज दिया गया। ये तो डिपेंड करता है कि जो मौजूदा आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, वो इस्टेब्लिशमेंट ही यकीनी तौर पर इस सारे मामले में फ़ैसला साज है, तो वो कितना प्रेशर ले सकती है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनली जो बहुत सारे मामलात हैं उनके साथ अटैच है। जिस किस्म का प्रेशर अब मिसाइल प्रोग्राम को लेकर जो है वो बिल्ट हुआ है, जिस तरह से लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि अमेरिका पाकिस्तान का जो रिलेशन है उसमें जो है वो व्हाइट हाउस का कितना रोल है और पेंटागन का कितना रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर पेंटागन की तरफ से आएगा तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से रिएक्ट करेगी, और अगर व्हाइट हाउस की तरफ से आएगा तो किस तरह से रिएक्ट करेगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स है। फिर इसमें सिर्फ अमरीकी प्रेशर नहीं हो सकता, इसमें हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त खित्ते में सिचुएशन डेवलप हो रही है, जिस तरह से ईरान की तरफ मामला तेजी से बढ़ रहे हैं, उसमें सऊदी अरब का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ के मामले में सऊदी अरब ने एक किरदार अदा किया था जिसकी वजह से उनको बैरून मुल्क भेजा गया था। इस वक्त सऊदी अरब जो है वो किस किस्म का रोल आने वाले दिनों में अदा कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी बहुत सारी चीजें कबलस वक्त है। जो ट्रंप है जब वो आएंगे 20 जनवरी को, उनके अपने बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको उन्होंने एड्रेस करना है। वो पाकिस्तान के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी हो सकती है, ये देखना होगा कि पॉलिसी है क्या। हामिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, इससे पहले कि मैं मुज़ाकरात की तरफ वापस जाऊं, कमेटीज़ क्या कर रही हैं उसको डिस्कस किया जाए। अभी तक सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं कि अमेरिका की तरफ से दबाव आ सकता है, अभी दबाव आया भी नहीं है और उसके आसार भी अभी नज़र नहीं आए। तो ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं या आपको लगता है कि दबाव आएगा इस मामले को लेकर? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अगर आप रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से देखें तो मैं नहीं समझता कि इतनी ज्यादा बयानात वो बगैर किसी कोई छोटी मोटी बुनियादी बैकिंग या सपोर्ट के दे सकते हैं। दबाव तो जरूर आएगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि चूंकि ट्रंप के बारे में दो बातें बड़ी हमें समझनी पड़ेंगी। एक और इंटरेस्ट क्या है हामिद साहब? रिवायती तो जी इंटरेस्ट क्या है, क्यों दबाव आएगा?
देखिए देखिए इंटरेस्ट, मैं वही बात करने लगा, उनका एक अमूमी तासुर है कि वो जो बात करते हैं कि जी डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहिए, जहां पर भी कहीं पर भी उनको जमहूरियत के हवाले से रिपब्लिकन्स का और सुसन ट्रंप का एक स्टांस रहा, उस हवाले से वो अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो कोई कॉल करें जी कि आज ही रिलीज करो, ऐसा नहीं होता। अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में एक हद से ज्यादा ना दखल अंदाजी कर सकता है, ना मौजूदा हालात में करेगा। उसको भी पता है कि पाकिस्तान का अब इतनी डिपेंडेंसी नहीं रह गई अमेरिका पे। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि चाहे वो मिसाइल प्रोग्राम हो, चाहे वो पाकिस्तान की दूसरी डेटरेंस हो, पाकिस्तान उससे बहुत आगे निकल गया है। जिसमें पाकिस्तान, चाहे F-16 का मामला देख ले, पाकिस्तान ने वो सारा कुछ अब इनफरादी तौर पर, अपने तौर पर उन चीजों को हैंडल किया। अपने आप को मिराज उसमें थंडर में जो थे हमारे, उसमें JF थंडर में अपने आप को अपडेट कर लिया, दूसरी चीजों में अपडेट कर लिया। सो पाकिस्तान ने अपने आप को सस्टेन करना सीखा है अमेरिका के बगैर, और ये बात अमेरिका भी जानता है। और मेरा ख्याल ये है कि एक हद से ज्यादा ये जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने एक अपनी लॉबी के दरमियान बहरहाल एक तासुर है पाकिस्तानी वोटर्स के अंदर के जी ट्रंप जो हैं वो इस मामले में कुछ ना कुछ इंटरफियर करेंगे। और बहरहाल वहां के सियासतदान अपने वादे याद रखते हैं। बदकिस्मती ये कि पाकिस्तान के सियासतदान तो अपने वादे याद नहीं रखते। वहां पर वो कोशिश जरूर करेंगे कि जी ये एक तासुर चला जाए कि मैंने अपने वादे के मुताबिक कोशिश की है, लेकिन वो किस हद तक किया, किस लेवल का दबाव होता है, ये आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ हलचल मेरा ख्याल है जरूर होगी, और ये देखना होगा, जैसे आदिल साहब ने कहा, कि एस्टैब्लिशमेंट उसको कैसे हैंडल करती है, किस अंदाज में। और मैं ये समझता हूँ कि क्यों एस्टैब्लिशमेंट ये हैंडल करे। हुकूमत अगर अपने आप को जमहूरी तौर पर ठीक, मजबूत हुकूमत समझती है, तो ये हुकूमत को इसको डायरेक्ट हैंडल करना चाहिए, ना कि बिल्कुल हुकूमत को ही establishment पर इसे डालना। हैंडल करना चाहिए। सार साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बल्कि बहुत ही बुनियादी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि तमाम हालात व वाक़यात से आप वाकिफ़ हैं, दोनों फ़रीक़ैन को भी आप जानते हैं। ऐसे में मुज़ाकरात आपको कितने संजीदा दिखाई दे रहे हैं? कोई पॉजिटिव आउटकम आता नज़र आ रहा है आपको? नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात से कोई पॉजिटिव आउटकम आएगा, और ये तो ऐसे ताश के पत्ते हैं, फेंटे जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि देखिए ना, जो पीटीआई के बुनियादी मुतालबात हैं, ये छोड़ दें, जो अभी वो कर रहे हैं उनको तो छोड़ दें, लेकिन जो बुनियादी मुतालबात हैं वो मैंडेट चोरी है नंबर 1, 8 फरवरी की धांधली है, अब सियासी कैदियों की गिरफ्तारियां हैं, इमरान खान पे 200 मुकदमात हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत इतनी अहल है कि क्या कहते हैं ये इन मुतालबात को वो कर सके? वो एक बंदे ने बोतल खोली, बीच में से जिन निकल आया। जिन ने कहा क्या हुक्म है मेरे आका? बंदे ने कहा मुझे ना डिफेंस में एक प्लाट ले दे। उन्होंने कहा पागल के पुत्र, मैं खुद बोतल में रह रहा हूँ, तुझे मैं प्लाट कहाँ से ले दूं? तो ये बेचारे खुद मांगे तांगे की हुकूमत कर रहे हैं, खैरात में मिली हुई हुकूमत कर रहे हैं। इन्होंने कहाँ से कोई फैसला कर देना या कोई दे देना है किसी को कुछ? तो ये है, मैं एक बस वक्त, असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे, असल बातचीत कहीं और हो रही है। अच्छा, हो रही और है। वो चल रही है, और मेरी दुआ है कि वो बातचीत किसी बनने लग जाए। ये जो, हाँ जी, वो जो है ना कि मैं ख्याल हूँ किसी ने सोचता कोई रुखे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। तो पसे आईना कोई और है, कहीं और बातचीत चल रही है। ये जरा अशश का मीडिया और नहीं है। ठीक, आदिल, पस आईना जिस तरह इसार साहब कह रहे हैं कि कोई और है, लेकिन आईने के सामने चूंकि यही लोग हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि पस आईना अगर बातचीत हो भी रही है तो तय वहाँ हो जाए और आईने के सामने जो लोग हैं उनके ज़रिए ऐलानात हो जाएं? देखें, जो भी कुछ होगा वो पस मंज़र में नहीं होगा, मंज़र पे ही होगा। और जिस तरह शुरू की गई उसके जो भी उसका बैकग्राउंड हो सकता है, किसी के कहने पे हुकूमत जो है, स्पीकर ने अपना रोल इसमें करने का फैसला किया, जिसकी बुनियाद पर ये बातचीत शुरू हुई। तहरीक इंसाफ ने एक गुड जेस्चर दिखाया, और जिस हुकूमत के साथ वो बातचीत नहीं करना चाहती थी उसके साथ वो बातचीत की टेबल पे बैठ गई। कुछ ना कुछ ऐसा बैकग्राउंड पर कोई यकीन दहानी किसी किस्म की यकीनी तौर पे हुई होगी। लेकिन जो कुछ होना है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट
के जरिए ही होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हाइब्रिड सिस्टम है। फ्रंट पे जो हुकूमत है वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से है, तो अगर वो कोई काम कर रही है तो यकीनी तौर पर उन्हीं की तरफ से उन्हें कोई चीज़ इशारा मिलेगा या कोई बात कही जाएगी तो चीज़ें आगे कन्वे होंगी। राना साहब की इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये हुकूमत क्या दे सकती है, या हुकूमत अगर उन्हीं के सर पर चल रही है तो उन्हीं के कहने पर वो दे भी सकती है और इनकार भी कर सकती है तहरीक इंसाफ को। लेकिन तहरीक इंसाफ इतनी क्यों पुरुमीद हुई है, ये तो अभी बातचीत का जब सिलसिला होगा, चार्टर ऑफ डिमांड सामने आएगा। देखें 2 दिन पहले जब इमरान खान ने जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बैक ऑफ किया है, जो 8 फरवरी के मैंडेट के हवाले से खामोशी इख्तियार की है, तो चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं, कुछ अच्छे जेस्चर दोनों तरफ से आएंगे ही तो कोई चीज़ बेहतरी का कोई रास्ता निकलेगा। ये तो अभी बहुत अर्ली स्टेज है। अगर तो तहरीक इंसाफ इस गलत फहमी के शिकार है कि शायद कोई अमेरिका की तरफ से इतना प्रेशर आ जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट घुटने टेक देगी, या वो इस तरह का प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे कि एस्टैब्लिशमेंट उनकी बात मान लेगी, तो ये अभी बहुत सारी चीज़ें कब्ल इस वक्त है। मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ के प्रेशर पे बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसकी एक बुनियादी वजह है, वो है कि अदम इस्तेहकाम जो है वो ख़त्म होना चाहिए, तभी मईशत की जो है जो बुनियादी जो मैंडेट है हुकूमत के पास है कि उसने मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम करना, वो उसी सूरत में बेहतर हो सकती है कि आपकी जो मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम है वो ख़त्म हो। वरना चीज़ें चलती रहेंगी, एस्टैब्लिशमेंट इतने अरसे से लेके चल रही है चीज़ों को, आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पर तो तमाम कोशिश करके देख ली है ना, इस्लामाबाद तो कई बार चढ़ाई करके। इसार साहब की तरफ मैं जाऊँगा। इसार साहब ये बताइएगा कि पहले चूंकि पीटीआई मुसलसल ये कह रही थी कि गवर्नमेंट के साथ हम नहीं बैठेंगे, चूंकि जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि वो बोतल में बंद हैं, वो क्या कर सकते हैं, एज इट इज़ पीटीआई का यही स्टांस था। अब गवर्नमेंट के साथ बैठना, इसे पीटीआई की लीनियंसी कहते हैं, नाकामी कहते हैं, या बैकफुट पे जाना समझते हैं आप, या फिर एक दानिशमंदाना फैसला समझते हैं? देखें, एक तो बात है मैं आपको कि इस वक्त हुकूमत पीटीआई से एनआरओ मांग रही है। अच्छा, ये पहली दफा मैंने अपने जी बिल्कुल मांग रही है, और वो ये कहते हैं कि हम आपको बाहर, आप आ जाएं बाहर, बनी गाला जाना है, आपने लाहौर जाना है, आपने के जाना है, कहाँ जाना है आप तशरीफ ले जाएं, हमें कुछ ना। क्या राना सनाउल्लाह साहब नहीं कह रहे कि जी हमने तो इमरान खान को कहा है कि आप बनी गाला चले जाएं, हाउस रेस्ट चले हो जाएं, लेकिन हमें हुकूमत करने तो और एनआरओ किस चीज का नाम, और किस चीज का एनआरओ कि जी हम आपको रिहा करते हैं, आप अपनी मर्जी से रिहा हो जाए, लेकिन हमें कुछ ना कहें। तो हुकूमत एनआरओ मांग रही है इमरान खान। और रही बात अमेरिका की, मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका कोई इस तरह थोड़ी करेगा कि वो फोन करके, जैसे इमरान खान के लिए रिजीम चेंज का साइफर आया, वो इस तरह कहेंगे। अगर वो फर्ज करें कि वो सिंपल एक एफएटीएफ में ये कह देते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी और इंसानी हकूक जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, तो आप क्या कर लेंगे? क्या है आपके पास डिफेंस करने के? अगर वो ये कह देंगे कि जी इस दुनिया के इस दौर में, एक मैं सवाल आपकी बात से निकालना चाहूँगा, अगर 3 साल या 2.5 साल पहले वही अमेरिका जो साइफर भेज के हुकूमत ख़त्म करता है, 2.5 साल में क्या चेंज हुआ है कि वापस उनके लिए वो वकालत करने लग जाएगा? ये कोई अमेरिका, इमरान खान कोई ट्रम्प का ना फूफी का पुत्र नहीं है, यही तो मेरा सवाल है। कुंभ के मेले में बिछड़े हुए वो लोग नहीं है। इस रीजन को आप समझें। पाकिस्तान जब भी चीन की तरफ शिफ्ट करेगा ना, आपको अमेरिकन प्रेशर आएगा किसी ना किसी शक्ल के अंदर, किसी ना किसी तरीके से वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसा गुआचा बच्चा है मेले के अंदर जिसका कोई वाली वारिस। तो फिर तो इसार साहब इमरान खान मोहरा नहीं बन रहे पाकिस्तान पे दबाव डालने के लिए? नहीं, अब इमरान खान तो तब मोहरा बने कि इमरान खान उनसे ही कह रहा हो कि मुझे छुड़वाएं। इमरान खान तो वजह है जो हमारी हुकूमत ने उनको दी है। उनको नजर आ रहा है कि एक बंदे पे 200 मुकदमात आपने जाली कर दिए, आपने हजारों लोगों को क्या नाम है जेलों में डाल दिया, आपने जनाब अली 26 नवंबर को जो है वो एहतजाज करने वालों पे गोलियां चला दी। तो वजह तो आप दे रहे हैं खुद, उनको तो मौका चाहिए। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। हामिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इसार साहब कह रहे हैं कि हुकूमत बोतल में बंद है, वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आदिल साहब ये कह रहे हैं कि चूँकि वो अरबाब इख्तियार जो हैं उनके साथ मिल के सब कुछ कर सकते हैं। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, हुकूमत इस वक्त किस पोजीशन में है?
मैं ना इसको बड़े मजेदार एंगल से देखता हूँ। हम इसको ना अंग्रेजी में कहते हैं परसेप्शन के हवाले से। दोनों ठीक कह रहे हैं। इसार साहब, राणा साहब को एक तरफ से 6 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी अच्छा, तरफ आदिल साहब को बैठे हुए वही 9 लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या दोनों नजर का आ रहा है? पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। एक्चुअली बात ये है, ये बात इनको हकीकत डी है नजर आ रहा है, कि ये ना जरा फैसला लेट के देख रहे हैं मामले को। नहीं, नहीं, राणा साहब, असल में बात ये है कि सबको एक बात की अंडरस्टैंडिंग है कि मुल्क के अंदर हालात इस वक़्त बड़े खतरनाक हैं। हम जो मर्ज़ी इशारिया दिखा दें, बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी की वजह से कभी नबील कबूल साहब जैसे बंदे कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ अब वज़ारत-ए-उज़्मा से थक गए हैं और वो जाने वाले हैं। आप देखें तो सही कि कौन-कौन लोग ये बयानात दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें देख के एक बात ज़रूर समझ आती है, और वो ये कि हुकूमती ऐवानों में एक हलचल है। हुकूमत ये जानती है कि ये जो पीटीआई की जानिब से एक थोड़ा-सा ठहराव आया है 26 नवंबर के बाद, फॉर एनी रीज़न, इससे कोई फ़ायदा उठा लें तो उठा लें, वरना ये सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब होगी। एक बात तो एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है कि खान साहब जेल के अंदर हैं या जेल के बाहर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम नहीं हो रही है। एक बात और है, वो ये कि हमें ये समझना होगा कि अब पाकिस्तान इस वक़्त जिस अंदाज़ में खित्ते में खड़ा है, उसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारा बैनुल अक़वामी दबाव है। पाकिस्तान के ऊपर जितना दबाव है, उसके अंदर सबसे अहम बात ये है कि जी इंसानी हकूक़ के हवाले से क्या सूरत-ए-हाल है, मीडिया के हवाले से क्या सूरत-ए-हाल है। आप देखें कि इंटरनेट के हवाले से क्या रिपोर्ट आ गई, उसके बाद एक और रिपोर्ट आ गई। सो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अपना केस भरपूर अंदाज़ में नहीं लड़ रही, जिसकी वजह से मैं, आप और हम सब एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बात रखते हैं। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। मैं बार-बार ये कहता हूँ कि आप एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात जब करते हैं तो इसका मतलब ये कि आप एडमिट कर रहे हैं कि हमारे सियासतदान फेल हो गए हैं। आप अवाम को वो बात बता रहे हैं जिससे अवाम मायूस हो रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम फेल हो रहा है। क्यों? 8 फरवरी के इलेक्शन होते हैं, उसका नतीजा जो भी बनता है, उसके बाद जिस तरह हुकूमत बनती है, खुद जावेद लतीफ साहब के बयानात देख लें, खुद दूसरे हुकूमती अरकान के बयानात देख लें। कहने का सिर्फ छोटा सा मकसद ये है, वो ये है कि हुकूमत ने अगर अपनी ताकत दिखाई तो हुकूमत सर्वाइव करेगी, वरना हुकूमत के लिए ज्यादा मुश्किल है। पीटीआई तो ऑलरेडी एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। देखें, एक चीज अपनी एक्सट्रीम को टच कर गई है, उनके लिए मजीद मुश्किलात कोई नहीं है। खान साहब को जेल से ज्यादा क्या कर लेंगे? तो हुकूमत को अपने आप को मुश्किलात से निकालना है ताकि स्टेबिलिटी की तरफ आए। स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे, जो आज फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 19 मुजरिमान की रहम की अपीलें मंजूर की गई हैं। ये रिलीफ क्यों मिला है, इसे डिस्कस करेंगे। स्टेटस वेलकम बैक नाज़रीन। फ़ौजी अदालतों से 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुजरिमान, जो 85 मुजरिमान थे, उन्हें सज़ा सुनाई गई और 67 मुजरिमान की जानिब से अपील की दरख्वास्त की गई, उन्हें रहम की अपील की गई। तो उनकी अपीलें जो हैं, 19 मुजरिमान की अपीलें मंजूर की गई हैं और इस पर ISPR की जानिब से एलामिये में ये कहा गया कि 9 मई के मुजरिमान की सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने जो कानूनी हक़ इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटीशंस दायर की हैं, मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने ये अपीलें दायर की हैं और 19 मुजरिमान की अपीलें मंजूर की गई हैं। ये रिलीफ़ आज के दिन मिलना, चूँकि एक तो इसे लिंक किया जा रहा है कि आज मुज़ाकराती कमेटी भी उनका जो इजलास हुआ और आज के दिन ही इस तरह का रिलीफ मिलना, क्या ये जो मुज़ाकरात हैं उसके समरात का नतीजा, इसे जानने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट के पास मैं जाऊंगा। आदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगा। इसे एक ज़ाब्ते की कार्रवाई आप सिर्फ देख रहे हैं या फिर इसे लिंक किया जा सकता है कि ये मुज़ाकरात के कुछ समरात सामने आना शुरू हुए हैं? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो फौजी अदालतों के ऊपर जो रिजर्वेशंस हैं पॉलिटिकल जमात के भी, और जो इंटरनेशनल एक प्रेशर बिल्ट हुआ था यूरोपीय यूनियन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, ये जेस्चर दिया गया है कि जो फौजी अदालत में जो ट्रायल है उसका वो प्रोसीजर उसका बड़ा फेयर है और उसमें जो मुकम्मल जो मुल्ज़मान हैं, जो मुजरमान थे, उनको राइट दिया गया कि वो उस प्रोसेस का हिस्सा, उनके ख़िलाफ़ जो भी एविडेंस थे उसकी बुनियाद पर उनको सज़ाएं हुई और फिर अपील का हक़ दिया गया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जो मुजरमान है उनमें से ज़्यादा, यानी कि जो 19 मुल्ज़मान की 2 साल सज़ा है और कानून के मुताबिक जो 3 साल तक सज़ा है वो उनको हाई कोर्ट में जब इनके केसेस जाते हैं तो इनको वैसे ही रिलीफ मिल जाता है। और वैसे भी ये जो है वो एक साल से ज़्यादा अरसा जो है वो
गुजार चुके हैं, तो वो कानूनी तौर पर भी उनको रिलीफ मिल जाना था। चूंकि अब एक कानून का प्रोसेस रुका हुआ था और उसकी बुनियादी वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला था जो जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में एक बेंच ने दिया था। उन्होंने पहले कालअदम करार दे दिया था और उसके बाद फिर एक 6 रुकनी बेंच का फैसला आया था जिसमें ट्रायल की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन वो फैसलों को मशरूत किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी फैसले सुनाने के। तो इसमें जो इंसाफ में ताख़ीर थी, जो एक प्रोसेस है, अब दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया है। उसके बाद देखते हैं कि वो सिविलियन के ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन करती है। लेकिन डिसीजन भी था, और जिस तरह आपने बैरूनी दबाव का भी जिक्र किया, इसार साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। आदिल साहब की आपने बात यकीनन सुनी। एक वो कह रहे हैं कि बैरूनी दबाव चूँकि दुनिया ने रिएक्ट भी किया इस पर। दूसरा एक पहलू ये भी है कि जितने मुजरिमान की सज़ाएँ मुआफ़ हुई हैं या उनको अपील उनकी मंजूर की गई है रहम की, वो 2 साल की सज़ाओं वाले मुजरिमान थे और तकरीबन वो साल, सवा साल, 1.5 साल से जेल में ही कैद थे। तो सिर्फ उन्हें ही छोड़ा गया जो ऑलमोस्ट अपनी जो सज़ा है वो पूरी कर चुके हैं। चलें आपको एक शेर सुनाता हूँ। वो है कि इरशाद। सयाद तेरे हुक्म रिहाई का शुक्रिया, हम तो कफस में काट चुके दिन बाहर। वाह। तो जो उन्होंने 2 साल अपनी जिंदगी के दे दिए वो तो दे दिए, लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा कि देखें, हमारे इदारों पे, सोशल मीडिया पे दुश्मन बहुत हमले करते हैं और हम उस हवाले से बड़ा ही सब मतलब वो भी हैं, टची भी हैं। तो अगर मेरी दरख्वास्त है, मेरा हक है, मैं ये बात दरख्वास्त कर सकता हूँ कि हमारे सिपा सालार, जो हमारे पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के सिपा सालार हैं, हमारे दिल हर दिल अजीज है, अगर वो रहम करते हुए ये नौजवानों को माफ कर दें और आम माफी का ऐलान कर दें, तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में कितना बड़ा पॉजिटिव इनकलाब आ सकता है, कितनी बड़ी रेवोल्यूशन आ सकता है। जब हम ये खुद मानते हैं डीजी ISP RB कि इन्हें बहकाया गया, तो जो बहकाया गया आप उनको खींच दें, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जो बहकावे में आए हुए लोग हैं वो तो अगर माफी मांग ले तो अल्लाह भी माफ कर देता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? और ये हमारा एसेट्स हैं, ये नौजवान, इनके फ्यूचर हैं, इनसे जुड़े हुए खानदान हैं, इनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। अगर आर्मी चीफ साहब, आप समझते हैं कि आम माफी का ऐलान कर देना चाहिए? हामिद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। मैं यहाँ पे एक जुमला और कह दूं कि प्लीज। जिनके लिए आप ये समझते हैं कि जिन्होंने ऐसा हैंडलर, जिन्होंने ऐसा की करवाया, आप ना छोड़े उन्हें, कोई बात नहीं, लेकिन जिनके फ्यूचर, जो जवानों के इस मुल्क से वाबस्ता है, वो इस कौम के बच्चे हैं, अगर माफी आप कह रहे हैं कि जो तो बहकावे में आए हैं उनको कम से कम छोड़ दिया जाए, जिन्होंने कॉन्शियसली ये जुर्म सरजद किया है उन्हें पकड़ के रखें आप। हामिद साहब आप क्या समझते हैं? आम माफ़ी डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आप इतने हीनस क्राइम करके आपको मुआफ़ कर दिया जाए तो फिर तो ये भी हो सकता है कि कल को कोई भी दोबारा से भी ये कर सकता है। देखिए, इसका तो मैं मुख्तसर सा जवाब ये दूंगा कि बिल्कुल आम माफी जो है वो बहरहाल पब्लिकली अप्रिशिएट होती है, अवामी सतह पर उसको हमेशा पजीराई मिलती है, खुसूसन जब एक पॉलिटिकल बहकावे के नाम पे काम किया गया हो। तो मेरा ख्याल ये कि आम माफी जो है वो बहरहाल बेहतर इम्पैक्ट देगी, लेकिन ये फैसला साजों की मर्जी है। इसके ऊपर तो मैं इतना कमेंट करूंगा, इसके अलावा नहीं। अहम बात ये है कि मौज़म पाकिस्तान की अदलिया क्यों 126वें नंबर पे है? इसलिए है कि जब एक फैसला एजाजुल हसन साहब देते हैं, उस पे 6 जजेस उसके ऊपर स्टे ऑर्डर देते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो जो मुकम्मल फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो आने में ही 1.5 साल लग जाता है, साल लग जाता है, और अभी तक हियरिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से मिलिट्री कोर्ट को ट्रायल पूरा करना पड़ता है, जिसकी वजह से मिलिट्री कोर्ट सजाएं देती है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की अदलिया अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही है। बात यह कि फैसला मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आ जाना जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो बार बार बाकी दुनिया में हम बात करते हैं अदलिया के निज़ाम के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, उसकी वजह इस तरह के फैसले होते हैं। जहां तक आम माफी का ताल्लुक है, या जहां तक ये जो 19 मुजरिमान को माफी दी गई है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनमें से ज्यादातर ने कानूनी तौर पर अपनी सजा पूरी कर ली है या इंतहाई करीब है। उनकी माफी जो है वो किसी डील का नतीजा नहीं है, कोई ऐसा इशारा नहीं है जिससे ये आप कह रहे हैं जाए कि तहरीक अदलिया को अपना किरदार सही से अदा करना होगा। आदिल मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइए कि एक तरफ हम ये कहते हैं
कि सियासी बहकावे में आकर इन लोगों से ये जुर्म सरजद हुआ है। तो दूसरी तरफ जब हम ये बात करते हैं कि बानी पीटीआई की बात करें या पीटीआई एज पार्टी की बात करें, तो उन्हीं के सियासी बहकावे की तो हम बात कर रहे हैं, तो फिर साथ हम ये भी कहते हैं कि उनको भी छोड़ दिया जाए, या वो कहते हैं कि हमने ये किया ही नहीं है। तो ये दो मुतजाद बातें नहीं है। देखिए, तहरीक इंसाफ ने तो बहुत, इमरान खान ने खुद ऑन किया था कि ये कहा गया था कि जी कहाँ पर हमले करने हैं। उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई है, हमने यहाँ पर तालिबान को भी जो है वो वापस ला के बसाया, तो उसका नतीजा क्या निकला? दोबारा मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो बढ़ गई। तो इस तरह के फैसलों में जब जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए। देखिए, रियासत को आप चैलेंज करेंगे तो रियासत ने कोई ना कोई जवाब तो देना है। प्रॉब्लम तो सिर्फ यही है कि हमारे अदालती निज़ाम पे ही तो सबसे बड़ा सवालिया निशान है। हमारे जजेस, चाहे वो साकिब निसार कोर्ट हो, बंदियाल कोर्ट हो, वो जजेस ने खुद अदालती निज़ाम को जो है वो मजाक बना के रख दिया है। ऐसे फैसले किए जाते हैं, आइन को रीराइट कर दिया जाता है, यानी कि जानबूझ के ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि जो सूरत हाल खुद ब खुद किसी और तरफ चलना शुरू हो जाती है। जब आप रियासत के उस अहम इदारे पर जिसका काम है सिक्योरिटी लोगों को देना, उसके ऊपर आप हमला करते हैं, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं इससे? यानी कि आप में और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं है। आप जब जिसका एहतजाज के नाम पर आप जहां भी जाएंगे, आपका दिल करेगा आप हमला कर देंगे और वहां पर जाकर तोड़फोड़ कर देंगे। इसके और ये ऐसी बात नहीं है, ये जो तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, ये आदिल साहब, ये तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं हो सकता कि हमले किए जाएं। इसार साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। जुडिशल कमीशन का मुतालबा मुसलसल करती आ रही है पीटीआई, और अभी भी मुज़ाकराती कमेटी में भी वो यही मुतालबा रखते हैं। आपको लगता है कि ये मुतालबा मान लेना चाहिए? जब हुकूमत कहती है कि पीटीआई ने ये किया है, पीटीआई कहती है हमने नहीं किया, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन देखिए, मैं पहले एक जरा बात आदिल साहब की उस पर कर दूं कि ये जो हम ये कह रहे हैं ना कि जी वो कैसे माफ़ी हो सकती है। तो जब हम बलोचों को माफ़ कर सकते हैं जो हमले करते हैं, तखरीबकारियां करते हैं, फिर वो हम पहाड़ से उतार के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम माफ़ी करते हैं, तो इनको क्यों नहीं हो सकती? अगर हम उनको कहते हैं कि ये कौमी, लेकिन राना साहब, एक बात का फर्क है, वो पहले मानते हैं कि उनसे गलती हुई है, फिर हथियार भी अपने जो है ना रखते हैं, उसके बाद उन्हें माफ़ी मिलती है। यहाँ मामला ये है कि ये मान ही नहीं रहे कि हमने ये किया। भाई, आप उन्हें सामने तो लाएं, उनके बयान तो लें, उनसे बात तो करें। आप उन तक तो एक्सेस ही नहीं है किसी की। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर पीटीआई जुडिशियल कमीशन की कहती है, तो इससे बेहतर क्या है? मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को भी एक सेफ रास्ता मिल जाएगा, और दिलिया को भी एक सेफ रास्ता मिल जाएगा, सियासी जमातों को भी सेफ रास्ता मिल जाएगा। जुडिशियल कमीशन बन जाए तो इन्हीं जजों में से बनना है ना, 26वीं तरमीम में से बचने वाले जजों। बिल्कुल। कौन सा जस्टिस मंसूर को आपने बना देना हेड, जो आपको कोई खौफ हो? सही, आप बना दें, इन्हीं जजों में से बना दें, और बना के एक दफा ओपन ट्रायल कर दें। आम आदमी को भी, पाकिस्तानी को भी इसमें शामिल करें, उसे बताएं कि क्या हुआ है, ताकि उसका एतमाद बने। वो ये ना समझे कि जबकि हुकूमत ये दावे भी करती है कि उसके पास सबूत भी मौजूद हैं। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक आप करते हैं, एक हुकूमत ने भी किया है उड़ान पाकिस्तान के नाम से, और ये देखेंगे कि पाकिस्तान कितना उड़ान भरता है इस मंसूबे के बाद। वैसे डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत ने नए साल के साथ ही एक नया रोड मैप भी दिया है। वो इकनॉमिक रोड मैप दिया गया है कि ये इस रास्ते पे हम चलेंगे और अगले 8 से 10 सालों में $1 ट्रिलियन से बड़ी इकॉनमी बनाने का ये प्लान दिया गया है। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि सख्ती से इस पर अमल किया जाएगा, और यकीनन इस पे अमल किया जाना भी चाहिए, ट्रैक पे आना चाहिए। उसके बाद दौड़ का आगाज़ होगा कि पहले ट्रैक पे हम खड़े हों और एक रास्ता मुतय्यन करें, उसके बाद चलें। लेकिन आदिल साहब, आपसे मेरा सवाल बल्कि लाइटर नोट में मैं ये पूछना चाहूँगा कि मंसूबा तो पेश कर दिया गया, यकीनन अच्छा मंसूबा है अगर इस पे अमल दरामद होता है, लेकिन मंसूबा जो पेश कर रहे हैं वो 5 साल मौजूद होंगे, इसका बंदोबस्त कर लिया गया है? क्योंकि ऐसी मिसाल पहले तो नहीं है हमारे पास। देखें, वो तो मशरूत हैं बहुत सारी चीज़ें, और जो सेटलमेंट है पीपल्स पार्टी के साथ, वो कंटिन्यूटी तो पहला मकसद है। अल्लाह करे कि जो मंसूबा साज हैं उनको
ये अकल आ जाए कि जब तक कंटिन्यूटी नहीं होती फैसलों के अंदर तो किसी भी चीज़ पर जो है अमल दरामद मुमकिन नहीं है। कोई भी जो आप सोच रखते हैं इकानमी के हवाले से वो उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक फैसलों में तसलसल ना हो। तो दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत जिन ख्वाहिशात का इजहार किया है उसने इस प्रोग्राम के अंदर, उसमें बहुत सारा कुछ जो है वो एग्जेजरेट किया गया है मौजूदा सिनेरियो को मद्देनज़र रखे हुए। इस वक्त कोई शक नहीं है कि जो बहुत सारे जो अदाद शुमार हैं वो बेहतरी की तरफ हैं उसमें, लेकिन असल जो बुनियादी चीज़ है कि उसका इम्पेक्ट एक आम आदमी पर आया है या नहीं आया, क्या उसकी कुव्वत ख़रीद बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ये है बुनियादी मसला जो अभी तक नहीं आया। अभी तक हमारा सिस्टम में जो खराबी है वो तो हम ठीक नहीं कर सके, हमारा टैक्स निज़ाम अभी तक उसी तरह प्रॉब्लम का शिकार है। हम सिर्फ ये तो उन वो खुद लोगों भी मान रहे हैं कि अभी स्टेबिलिटी आई है, तरक्की की तरफ नहीं हम गए। जी जी, तो अभी कहाँ, बहुत दूर की बात है। अभी तो आपने पहले जो है वो पॉलिटिकल इस्तेकाम पैदा करना, फिर ही माशी इस्तेकाम आ सकता है। एक अहम पहलू है। इसार साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइए कि जो भी बातचीत चल रही है, आपको लगता है कि इस बातचीत में चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात होनी चाहिए, चूंकि तमाम स्टेक होल्डर्स के बगैर, जो कि पीटीआई बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है इस वक्त मुल्क में, तो इस पे बात लाजमी करनी चाहिए अगर इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाना है। पहले तो ना आप मुझे भी कहना कि जरा लाइटर मूड में इसका जवाब दें ताकि मैं जरा मूड लाइटर कर पाऊँ। जी प्लीज। तो आपने जो ये उड़ान प्रोग्राम का कहा ना, एक बंदा बैठा मुस्कुरा रहा था, तो किसी ने कहा क्यों मुस्कुरा रहा है, उसने कहा यार मजदा दूध होवे खालिस ते नाल होवे गुड़ खालिस ते नाल होवे कर्नल दे चौल ते मैं खावा खीर ते उन्होंने उंगल नाल खावा ठंडी करके। तो उसने कहा तेरे पास क्या है, कहता ना चौल ने ना दूध दे, मेरे को उंगल है। अच्छा, तो इनके पास तो उंगल भी सही नहीं है, तो ये इन्होंने इतना बड़ा मंसूबा बना लिया है। और एहसान इकबाल साहब पिछले 40 सालों से यही मंसूबा बार बार पुरानी फिल्म को नया करके मुगले आजम को शुगले आजम जो है ना नया करके पेश कर देते। एहसान इकबाल 1998 से यही मंसूबा बार बार पेश करते हैं। इनसे कोई ये पूछे यार तुम अब बता रहे हो हमारी तरजीहात 5 साल की ये होंगी, तो 40 साल तो तुसी हुकूमत कर रहे हो, तो की कीता तुसी 40 साल ने? लेकिन 40 सालों में क्या इशू है ना कि गवर्नमेंट चलती ही नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना पड़ेगा। जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जी जी प्लीज मेरी बात सुन लेना। बात ये कि गवर्नमेंट नहीं चलती, ठीक है, जितनी चलती है उसमें आप क्या कर लेते हैं, उसमें आपने आज तक क्या किया? 2 साल में राना साहब क्या हो सकता है? नहीं भाई, ये 2 साल नहीं है ना। अगर आप इन दोनों भाइयों की हुकूमत को मिक्स कर लें तो शहनशाह अकबर से ज्यादा तो बड़ी हुकूमत है मुगलिया ना। 2-2 साल में ही कुछ कर लेते। मुगलिया हुकूमत में शहनशाह अकबर की जो बादशाहत है वो थोड़ी है, इनसे ज्यादा नहीं है जितनी इनकी कंटिन्यूटी। 8 बार वजीर आला पंजाब बना है, ये 9 बार खानदान। पंजाब 60% ऑफ पाकिस्तान, ये 9 बार वजीर आला बने ये खानदान। 5 बार ये वजीर आजम बना है ये खानदान। अभी भी आप मंसूबा बना रहे हैं 5 साल का, और IMF ने आपके तो उड़ान गुब्बारे के अंदर एक तजाद मैं देखता हूँ। एक तरफ सब लोग ये कहते हैं कि इनके हाथ में कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जब हम तरक्की की बात करते हैं, जब इस तरह के अच्छे कामों की बात करते हैं, हम कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं इनके हाथ में कुछ नहीं है, तो ये तजाद है। हामिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। नहीं, आपने मेरा जुमला सुन लेना, ये जुमला सुन लेना। आपने कहा ना कि जी हम ये बात करते हैं कि मैं यही तो कह रहा हूँ कि बातें ना करें, प्रैक्टिकल करके दिखा ठीक है, काम करना पड़ेगा। हामिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइए कि इस तरह के मंसूबे पहले भी गवर्नमेंट्स बहुत देती रही हैं, जिस तरह राना साहब भी कह रहे हैं कि ये तो 1990 से ये काम शुरू हुआ है और अब तक यही मंसूबे चल रहे हैं। स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, साथ मिल बैठ के ये बात तय करनी पड़ेगी कि ये रोड मैप है, इस पे हम चलेंगे बस। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। लाइटर नोट पे ये है कि पाकिस्तान वो जेरे तामीर घर है जिस पर हर नया ठेकेदार आके पिछला सारा कुछ मिटा देता है, तोड़ देता है, फिर नया शुरू कर देता है। हुकूमतों की बदकिस्मती ये है मौजम कि वो पिछली हुकूमतों के अच्छे काम भी कंटिन्यू नहीं कर पाती, सिर्फ इसलिए कि उनकी उन पे तख्ती नहीं लग सकती है। जिस दिन हमारी सियासी अशरफिया ने ये समझ लिया कि जिसका भी अच्छा काम है उसको कंटिन्यूटी से आगे चला ले। खान साहब, ठीक है हामिद साहब, माजरत वक्त की किल्लत है, आपको मुझे रोकना पड़ेगा। दुआ यही है कि जो मंसूबे
सामने रखे गए हैं इन पर मुकम्मल अमल दरामद भी हो। आज का वक्त जो है इख्तिताम पजीर हो गया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।